हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनप्रीत एंड वेलकम है आपका नर्सिंग स्कूप यूट्यूब चैनल पे। हम कर रहे हैं लास्ट मिनट प्रेपरेशन फॉर अपकमिंग नॉर्सेट एम्स एग्ज़ाम एंड ऑल अदर नर्सिंग एग्ज़ाम्स। सब्जेक्ट है हमारा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एंड दिस इज़ द पार्ट थर्ड ऑफ द वीडियो। अगर आपने पार्ट 1 एंड 2 नहीं देखा है तो पार्ट 3 को देखने के बाद आप पार्ट 1 एंड 2 वीडियोज़ को ज़रूर देखना। चलिए इसी के साथ ही स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के नेक्स्ट पॉइंटर्स। And if you are coming to my channel first time, then please subscribe the channel so that you can receive all upcoming notifications. And अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी सपोर्ट के लिए एक लाइक का बटन दबा दिया करो एंड अपनी फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्रोवाइड करा करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को नर्सिंग सर्कल में शेयर करो सो डैट जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं उन तक ये वीडियोस पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द कोगुलेशन स्टडीज़ एंड इसमें जो फर्स्ट टेस्ट है डैट इज़ द एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीटीटी। आपने याद रखना है कि जब भी पीटीटी की बात हो रही होगी तो हम उसको यूज़ करेंगे टू चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ द हेपरिन थेरेपी, ठीक है, एंड टू फाइंड आउट द अदर कोगुलेशन डिसऑर्डर्स। दिस पीटीटी ऑल्सो स्क्रीन्स द डेफिशिएंसी ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है, बट एक्सेप्ट द फैक्टर 7 एंड फैक्टर 13, ये सारे फैक्टर्स की डेफिशिएंसी को स्क्रीन करता है पीटीटी, ठीक है। मेनली एग्जामिनेशन में पूछा होता है हेपरिन और वारफरिन दोनों दिए होते हैं, बट जब पीटीटी टर्म यूज़ हुई होगी तो आपने हेपरिन थेरेपी सिलेक्ट करना है। नॉर्मल पीटीटी कितना होता है? नॉर्मल इसकी वैल्यू होती है 20 to 36 सेकेंड्स, ठीक है, बट हो सकता है कि जो पेशेंट आईवी हेपरिन थेरेपी पे है उनमें पीटीटी वैल्यू ज़्यादा हो, ठीक है। कितने से ज़्यादा हो? अगर मोर देन 90 सेकेंड है then patient is at risk of the bleeding, so you have to initiate the bleeding precautions, ठीक है। याद रखना पीटीटी एंड हेपरिन, ठीक है, वारफरिन नहीं आएगा, पीटीटी एंड हेपरिन होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अभी पीटी मीन्स प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड आईएनआर। आईएनआर क्या है? इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशो। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोथ्रोम्बिन क्या है। प्रोथ्रोम्बिन एक प्रोटीन है जिसको प्रोड्यूस करता है लिवर एंड दिस प्रोथ्रोम्बिन हेल्प्स फॉर द क्लॉट फॉर्मेशन, ठीक है। हमें ये पता चल गया कि प्रोथ्रोम्बिन इज नेसेसरी फॉर द क्लॉट फॉर्मेशन। अभी जो पीटी है प्रोथ्रोम्बिन टाइम है, दिस मेजर्स द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स इन सेकेंड्स फॉर द क्लॉट फॉर्मेशन। क्लॉट फॉर्मेशन के लिए कितना टाइम लगता है वो हम मेजर करते हैं विद प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड दिस प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज यूज्ड टू मॉनिटर द रिस्पॉन्स ऑफ द वारफरिन थेरेपी, ठीक है। जहाँ पे पीटी लिखा होगा उसके साथ आप सेलेक्ट करोगे वारफरिन थेरेपी। अभी हमने एक तो देख लिया कि वारफरिन थेरेपी का रिस्पॉन्स चेक करने के लिए हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम चेक करते हैं। और किसके लिए हम कर सकते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम चेक? to screen for the dysfunction of extrinsic clotting system resulting from the liver disease. liver में ही प्रोथ्रोम्बिन प्रोड्यूस होता है, in case of liver dysfunction हम पीटी टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। विटामिन के डेफिशिएंसी में भी हम करते हैं बिकॉज जो प्रोथ्रोम्बिन है इट इज़ अ विटामिन के डिपेंडेंट एंड ऑल्सो परफॉर्म टू चेक द डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन मीन्स डीआईसी। नेक्स्ट है प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट रिजल्ट्स आर गिवन इन अ मेजरमेंट कॉल्ड आईएनआर, ठीक है। नेक्स्ट है पीटी का नॉर्मल टाइम कितना होता है, नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। अप्रॉक्सीमेटली आप याद कर सकते हो 9 to 11 होती है। 9.6 to 11.8 सेकेंड है इन मेल एंड 9.5 to 11.3 सेकेंड्स है इन फीमेल। जनरली आप याद रख लो 9 to 11 होती है प्रोथ्रोम्बिन टाइम की नॉर्मल वैल्यू, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आईएनआर होता है 2 to 3 फॉर स्टैंडर्ड वारफरिन थेरेपी एंड 3 to 4.5 हो सकता है फॉर हाई डोज वारफरिन थेरेपी। एंड अगर पीटी वैल्यू लॉन्गर देन 30 सेकेंड है इन अ पेशेंट हु इज रिसीविंग वारफरिन थेरेपी देन पेशेंट इज एट रिस्क ऑफ द ब्लीडिंग एंड यू हैव टू इनिशिएट द ब्लीडिंग प्रिकॉशंस, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा था कि जो नॉर्मल पीटी वैल्यू है डेट इज 9 to 11 है, ठीक है। अगर मोर देन 30 सेकेंड है देन पेशेंट इज एट रिस्क ऑफ द ब्लीडिंग प्रिकॉशंस, ठीक है जी। दैट्स ऑल अबाउट द पीटीटी, पीटी एंड आईएनआर, ठीक है।
चलिए इतना हमें पता चल गया कि जो पीटीटी है, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, उसके लेवल को हम चेक करते हैं टू चेक द रिस्पॉन्स ऑफ द हेपरिन थेरेपी। एंड जो पीटी है, जो आपका प्रोथ्रोम्बिन टाइम है, एंड आईएनआर है, इसको हम चेक करते हैं टू चेक द रिस्पॉन्स ऑफ द वारफेरिन थेरेपी। हो गया क्लियर? सो चलिए अभी हम नेक्स्ट देखते हैं प्लेटलेट काउंट। सो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होता है? इट इज़ 1.5 लाख टू 4 लाख सेल्स पर क्यूबिक mm। ठीक है जी। सो मोनिटर द प्लेटलेट काउंट क्लोजली इन अ पेशेंट हु आर रिसीविंग द कीमोथेरेपी। क्यों? बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ द थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। सो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं डाइमर टेस्ट। सो डाइमर टेस्ट हम क्यों परफॉर्म करते हैं? सो दिस मेजर्स द क्लॉट फॉर्मेशन and this helps in diagnosis of the thrombus like deep vein thrombosis DVT, pulmonary emboli, stroke, or to diagnose the DIC, disseminated intravascular coagulation. So dimer test is performed to check the clot formation. ठीक है जी। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पॉइंटर। सो नेक्स्ट पॉइंटर्स आर अबाउट पेरेंट्रल न्यूट्रिशन। ठीक है, पेरेंट्रल न्यूट्रिशन को हम और क्या बोलते हैं? TPN। ठीक है, टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन। सो जो पेरेंटल न्यूट्रिशन होती है, इसमें हम देते हैं न्यूट्रिएंट्स वाया वेन्स। ठीक है, वेन के थ्रू हम देते हैं पेशेंट को न्यूट्रिशन। सो पेरेंटल न्यूट्रिशन में हम कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं इन फॉर्म ऑफ डेक्सट्रोज, फैट्स को हम देते हैं इन अ मल्सीफाइड फॉर्म, प्रोटीन्स को हम देते हैं इन फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड्स, एंड देन वाइटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एंड वाटर होता है। सो सारी न्यूट्रिशन हम देते हैं थ्रू द वेन्स। सो पेरेंटल न्यूट्रिशन इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू दी सेंट्रल वेन। ठीक है, सेंट्रल वेन के थ्रू हम इसको एडमिनिस्टर करते हैं व्हेन पेशेंट रिक्वायर्स द लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। सो जब आपको लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देने हैं, देन आप सिलेक्ट करते हो सेंट्रल वेन। ठीक है जी। सो चलिए नेक्स्ट पॉइंटर देखते हैं। कैसे आप सेंट्रल असेस बनाते हो? उसके लिए दो वेन्स हैं, याद रखना, एक है सबक्लेवियन वेन एंड सेकंड है इंटरनल जुगुलर वेन। दो वेन्स को हम यूज करते हैं फॉर इंसर्शन फॉर द सेंट्रल असेस। ठीक है, व्हेन PN इज अ शॉर्ट टर्म इंटरवेंशन। जब आप पेरेंटल न्यूट्रिशन आपको लेस देन 4 वीक्स देनी होती है, देन आप यूज करते हो सबक्लेवियन और इंटरनल जुगुलर वेन। एंड जब आपको पेरेंटल न्यूट्रिशन एक्सटेंडेड, मतलब कि ज़्यादा टाइम के लिए देनी है, लॉन्गर देन दी 4 वीक, 1 मंथ से ज़्यादा आपका चलेगा पेरेंटल न्यूट्रिशन, देन आपको परमानेंट कैथेटर चाहिए। ठीक है, एंड उसके लिए आप पेरिफ्री इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर लाइन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जब आप पेरेंटल न्यूट्रिशन देते हो थ्रू द पेरिफेरल वेन, ठीक है, टिपिकली हम सिलेक्ट करते हैं आर्म थ्रू द ट्रेडिशनल इंट्रावेनस कैथेटर। ठीक है, IV कैथेटर यूज़ कर सकते हैं, और हम यूज़ कर सकते हैं मिड लाइन कैथेटर, एंड विच इज़ प्लेस्ड इन अ अपर आर्म वेन। ठीक है, एंड कौन सी वेन हम यूज़ करते हैं? ब्रेकियल वेन और स्फेलिक वेन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंटर देखते हैं। जब आपने पेरेंटल न्यूट्रिशन थ्रू द पेरिफेरल वेन्स देनी है, तो आपने किस टाइप के सोल्यूशंस देने हैं? आइसोटोनिक सोल्यूशन दे सकते हो, एंड माइल्ड हाइपरटोनिक सोल्यूशन देने हैं। आप ज़्यादा हाइपरटोनिक सोल्यूशन नहीं दोगे थ्रू द पेरिफेरल वेन्स। क्यों नहीं दोगे? अगर आप हाइपरटोनिक सोल्यूशन दोगे थ्रू द पेरिफेरल वेन्स, then that can lead to the sclerosis, phlebitis and swelling. You have to monitor for these complications while providing the parenteral nutrition through the peripheral veins. ठीक है, याद रखना है, आपने मोस्टली आइसोटोनिक सोल्यूशंस चूज करने होते हैं, एंड अगर हाइपरटोनिक हो गए तो माइल्ड हाइपरटोनिक सोल्यूशंस होने चाहिए वो। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया कि हमने किस टाइप की न्यूट्रिशन देनी है, कैसे फॉर्म में हम देते हैं, एंड अगर हम पेरिफेरल वेन्स यूज़ कर रहे हैं तो हमने किस टाइप के सोल्यूशंस देने हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि अब्रप्ट डिसकंटिन्यूशन ऑफ पेरेंटल न्यूट्रिशन सोल्यूशन कैन रिजल्ट इनटू हाइपोग्लाइसीमिया। कभी भी अब्रप्टली आपने स्टॉप नहीं करना है पेरेंटल न्यूट्रिशन को, दिस कैन लीड टू द हाइपोग्लाइसीमिया। द फ्लो रेट शुड बी डिक्रीज्ड ग्रेजुअली when PN is discontinued, एंड आपने स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करनी है while performing this procedure। ठीक है, क्यों? बिकॉज जो PN सोल्यूशन होगा उसमें हाई कंसंट्रेशन होगी ग्लूकोज की, एंड दिस ग्लूकोज इज अ मीडियम फॉर द बैक्टीरियल ग्रोथ। टू प्रिवेंट द फर्दर रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस, फॉलो द स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक्स।
सो नेक्स्ट पॉइंटर है फ्रॉम द फिजिकल एग्जामिनेशन। सो जब आप फिजिकल एग्जामिनेशन करते हो तो सीक्वेंस क्या होनी चाहिए? सीक्वेंस इज इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड अस्कल्टेशन। ठीक है। सो इन केस ऑफ abdominal एग्जामिनेशन सीक्वेंस सेम नहीं रहेगी, सीक्वेंस चेंज हो जाएगी। ठीक है। सो पहले तो आप इंस्पेक्शन ही करोगे। ठीक है। सेकेंड नंबर पे आप पाल्पेशन की जगह पे करोगे अस्कल्टेशन। थर्ड नंबर पे परकशन ही रहेगा एंड देन अस्कल्टेशन की जगह पे आ जाएगा पाल्पेशन। ठीक है। सो इन केस ऑफ एब्डोमिनल एग्जामिनेशन हम पाल्पेशन को लास्ट नंबर पे क्यों लेके आए? अस्कल्टेशन पहले करी, फिर परकशन, फिर पाल्पेशन। इसका ये रीज़न है कि अगर आप पहले पाल्पेशन कर दोगे तो जो वॉवल साउंड्स होगी वो डिस्टर्ब हो जाएंगी एंड जो आपका असेसमेंट होगी वो एक्यूरेट नहीं होएगी। सो दिस इज़ द रीज़न, पहले हम इंस्पेक्शन करेंगे, देन अस्कल्टेशन, फिर परकशन एंड लास्ट में पाल्पेशन आएगी। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंटर इज अबाउट दी सीजर्स। ठीक है। सो सीजर के टाइम पे आप कौन सी प्रिकॉशंस लोगे? सो इस पे बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। सो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स सीजर प्रिकॉशंस पे बनते हैं टू प्रिवेंट द इंजरी वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। सो सीजर प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम इंजरी इन केस ऑफ सीजर एक्टिविटी। सो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, यूज द साइड रेल्स ऑफ द बेड टू प्रिवेंट द इंजरी। सो साइड रेल आप यूज करो सो डैट टू प्रिवेंट द इंजरी एंड फॉल ऑफ द पेशेंट। सो नेक्स्ट है, कीप द सक्शन एंड ऑक्सीजन इक्विपमेंट नियर द बेड। ठीक है। सो ये भी ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंटर है, ड्यूरिंग द सीजर आपने पेशेंट के माउथ में कुछ भी इंसर्ट नहीं करना है। सो नेक्स्ट है कि आपने पेशेंट को रिस्ट्रेन करने की कोशिश नहीं करनी है ड्यूरिंग अ सीजर्स। एंड अगर आपको पेशेंट के सराउंडिंग में कोई शार्प ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है देन आप उसको रिमूव कर दो बिकॉज दैट कैन लीड टू द इंजरी। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स इन केस ऑफ द सीजर। यूज द साइड रेल्स, कीप द सक्शन एंड ऑक्सीजन इक्विपमेंट नियर टू द बेड, don't put anything into the patient mouth and don't try to restrain the patient. And the last point is, remove all the objects that are near to the patient because the sharp objects or any object can lead to the injury to the patient. सो नेक्स्ट आ गया हमारा मॉन्टॉक्स टेस्ट। सो मॉन्टॉक्स टेस्ट को हम ट्यूबरकुलन स्किन टेस्ट भी बोलते हैं एंड दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू डिटरमाइन द एक्सपोजर टू द टीबी और ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। सो अभी आपने इसमें याद और क्या रखना है? सो कब ये टेस्ट पॉजिटिव आएगा? सो पॉजिटिव ये तब आएगा जब एरिया ऑफ इंड्यूरेशन 10 mm और उससे ज़्यादा होगा। ठीक है। सो अगर पेशेंट HIV पॉजिटिव है जहाँ अम्यूनो डेफिशिएंट है देन उस केस में एरिया ऑफ इंड्यूरेशन अगर 5 mm होगा तब भी हम उसको पॉजिटिव मान लेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंटर है, जो आपने एरिया ऑफ इंड्यूरेशन चेक करना है वो आपने कितने टाइम में चेक करना है? सो दिस एरिया ऑफ इंड्यूरेशन शुड बी चेक्ड विद इन 48 to 72 आवर्स। ठीक है। सो नोट कर लो, 48 to 72 आवर्स में आपने एरिया ऑफ इंड्यूरेशन चेक करना होता है। अगर 72 आवर्स से टाइम ज़्यादा हो गया देन ये टेस्ट आपको रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है। 72 आवर्स के बाद आप चेक नहीं करोगे, ठीक है, रिजल्ट फॉल्स हो सकता है एंड आपको रिपीट करना पड़ेगा। सो आपको लास्ट मिनट प्रेपरेशन वीडियोस कैसी लग रही है अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्रोवाइड करा करो एंड अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दिया करो एंड शेयर करा करो अपने नर्सिंग सर्कल में। सो चलिए इसी के साथ देखते हैं कि स्केल्स फॉर असेसमेंट। जब आप असेसमेंट करते हो तो उसमें बहुत सारे स्केल्स हम यूज़ करते हैं नर्सिंग में। सो कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्केल्स हैं वो हम अभी देखते हैं। सो फर्स्ट इज द ब्रैडन रिस्क असेसमेंट स्केल। ठीक है। सो दिस स्केल इज यूज्ड टू चेक द रिस्क ऑफ द प्रेशर अल्सर्स। ठीक है। सो यहाँ पे मैंने पूरा स्केल ऐड कर दिया है, सो आप इसको अच्छे से देख लेना। सो इसमें नॉर्मली 6 पैरामीटर्स होते हैं और आपको 6 पैरामीटर्स याद होने चाहिए। सो फर्स्ट इज सेंसरी परसेप्शन, सेकेंड वन इज मॉइस्चर, थर्ड वन इज एक्टिविटी, फोर्थ वन इज मोबिलिटी, फिफ्थ वन इज न्यूट्रिशन एंड सिक्स वन इज द फ्रिक्शन एंड शीयर। ठीक है। एंड ब्रैडन रिस्क असेसमेंट स्केल हम क्यों यूज करते हैं? टू चेक द रिस्क फॉर द प्रेशर अल्सर्स। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट स्केल इज द वॉन्ग बेकर पेन रेटिंग स्केल। सो दिस इज अ फेशियल पेन स्केल, जैसा कि आप देख ही रहे हो इमेज में। सो दिस स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to 10 पॉइंट एंड 0 इज फॉर नो हर्ट एंड 10 इज फॉर द वर्स्ट हर्ट। ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। So next is visual analog pain scale. So here is the image of visual analog pain scale. It is from 0 to 10 point and 0 is from no pain and 10 is for unbearable pain. So चलिए next देखते हैं।
सो नेक्स्ट इज बिहेवियर पेन स्केल. सो बिहेवियर पेन स्केल हम यूज़ करते हैं क्रिटिकली इल पेशेंट, ICU CCU के पेशेंट्स में एंड द पेशेंट हु आर सेडेटेड. सो हेयर इज अ स्केल, बिहेवियर पेन स्केल. एंड यहाँ पे आप देखो फेशियल एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप पेशेंट को स्कोर दोगे. देन अपर लिम्ब मूवमेंट के अकॉर्डिंग आप पेशेंट को स्कोर दोगे. एंड देन कंप्लायंस विद वेंटिलेशन, इसके अकॉर्डिंग आप पेशेंट को स्कोर दोगे. एंड हियर इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द बिहेवियर पेन स्केल, ठीक है. सो दिस इज यूज्ड इन केस ऑफ क्रिटिकली इल पेशेंट. सो हियर इज द लास्ट पॉइंटर ऑफ टुडेज वीडियो एंड दिस इज अबाउट द मोर्स का है फॉल स्केल, ठीक है. सो नेम से ही क्लियर है कि इसको हम यूज करते हैं टू चेक द पेशेंट फॉर रिस्क ऑफ द फॉल, ठीक है. एंड हेयर इज द फुल स्केल एंड यहाँ पे वेरिएबल है एंड उसके अकॉर्डिंग आपने पेशेंट को स्कोर दे देना है. लाइक हिस्ट्री ऑफ फॉल, अगर है येस है तो 25 दे दो, अगर नहीं है तो 0 लिख दो यहाँ पे. ऐसे ही आगे सेकेंडरी डायग्नोसिस अगर कोई और है देन आपने 15 दे देने हैं, अगर नहीं है तो 0 दे देने हैं. सो ऐसे करके आपने सारे वेरिएबल्स को एक एक करके देखना है और यहाँ पे पेशेंट को स्कोर दे देना है. एंड अगर स्कोर मोर देन 45 आया है देन पेशेंट इज एट हाई रिस्क फॉर दी फॉल्स. एंड यहाँ पे सारी इंटरप्रिटेशन दी हुई है इस स्केल की. ओके, सो डैट्स ऑल अबाउट द टुडेज पॉइंटर. सो इसी के साथ हम यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं. सो फॉर द सपोर्ट ऑफ दिस चैनल आप वीडियोस को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो. एंड अगर आपकी कोई सजेशंस है, अपनी फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर सकते हो. सो यूट्यूब के साथ साथ आप हमें फेसबुक एंड टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हो एंड उसके जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे. सो चलिए इसी के साथ ही वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं. सो कल मिलूंगी नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स के साथ from subject fundamental of nursing. So stay tuned with Nursing Scoop and thank you so much for watching.